तो मेरे प्यारे दोस्तों, आपका हार्दिक स्वागत है हमारी YouTube चैनल पर। आज हम लेके आए हैं 25 दिसंबर 2024 की सीरीज। इस सीरीज के अंदर बहुत ही शानदार और बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस है जो आने वाले एग्जाम्स के अंदर आपकी बहुत ही ज़्यादा लाभदायक होंगे। प्यारे दोस्तों, हमारी वीडियो को कंटिन्यू बनाए रखना। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना, जिससे हम और नई क्वालिटी के अंदर अच्छे जो क्वेश्चंस है जो एग्ज़ाम्स के अंदर आने वाले वो आपके सामने ला सके। अब हम बात करें क्वेश्चन नंबर 1 की, तो अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति है डोनाल्ड ट्रंप, जो अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति है। 20 जनवरी 2025 को शपथ लेने जा रहे हैं। उन्होंने किस भारतवंशी को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर व्हाइट हाउस के वरिष्ठ नीति सलाहकार के रूप में नियुक्त किया है? तो वो श्री राम कृष्णन को नियुक्त किया है। तो आंसर क्या होगा? सी, श्री राम कृष्णन। अब इसका सॉल्यूशन देखें तो भारतीय अमेरिकी उद्यमी, पूंजीपति और लेखक श्री राम कृष्णन को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर व्हाइट हाउस की वरिष्ठ नीति सलाहकार के रूप में अपॉइंट किया है। व्हाइट हाउस ऑफिस ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी पॉलिसी में सीनियर पॉलिसी एडवाइजर के रूप में वो काम करेंगे। कौन? श्री राम कृष्णन। आगे हम बात करें क्वेश्चन नंबर 2 की, तो आगामी 15वां एआरओ इंडिया 2025 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो एरो इंडिया 2025 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो बेंगलुरु किया जाएगा। बेंगलुरु कर्नाटक के अंदर है, कर्नाटक की राजधानी है। वहाँ 15वें एरो इंडिया 2025 का आयोजन किया जाएगा। उससे पहले बेंगलुरु के अंदर ही 2023 के अंदर ये आयोजित किया गया था। कब किया गया था? 2023 के अंदर। यानी ये 2 वर्ष के अंतराल पर इसका आयोजन होता है, जिसके अंदर डिफेंस से रिलेटेड जो प्रदर्शनियाँ वगैरह वो आयोजित की जाती है। अब सॉल्यूशन करें तो एरो इंडिया 2025 का आयोजन 10 से 14 फरवरी 2025 तक यलहंका एयरपोर्ट स्टेशन, जो बेंगलोर कर्नाटक यानी भारत में, उसका आयोजन होगा। पहले 3 दिन व्यापारिक आगंतुकों के लिए समर्पित होंगे, फिर अंतिम जो 2 दिन होंगे वो आम जनता के लिए खोल दिए जाएंगे। यानी पहले जो 3 दिन होंगे वो उसमें जो विदेशी जो इन्वेस्टर होंगे उनके लिए होंगे, और जो अंतिम 2 दिन होंगे वो आम जनता के लिए होंगे। एरो इंडिया रक्षा प्रदर्शनी संगठन और रक्षा उत्पादन विभाग और रक्षा मंत्रालय द्वारा बेंगलुरु में आयोजित होने वाला एक द्विवार्षिक एयर शो और विमानन प्रदर्शनी है। पहला एरो इंडिया शो 1996 के अंदर बेंगलुरु की यलहंका एयरपोर्ट स्टेशन पर आयोजित किया गया था, जो प्रति 2 वर्ष से आयोजित होता है। अब हम बात करें आगे क्वेश्चन नंबर 3 की, तो गणतंत्र दिवस 26 जनवरी 2025 की परेड के लिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की कितनी झांकियों का चयन हुआ है? तो 15, अब की बार जो 2026 के अंदर जो रिपब्लिक डे है या गणतंत्र दिवस है, उसके लिए 15 झांकियों का चयन हुआ है। कितनी झांकियों का चयन हुआ है? 15 झांकियों का चयन हुआ है, जिसमें राजस्थान का चयन नहीं हुआ है और पंजाब की जो झांकी भेजी गई थी, जिसकी लिस्ट भेजी गई थी, उसको रिजेक्ट कर दिया गया, जो विवादों के अंदर भी रहा है। तो 15 झांकियों का चयन हुआ है। 15 जो केंद्र शासित प्रदेश है या राज्य है उनकी झांकियों का चयन हुआ है 26 जनवरी 2025 के लिए। गणतंत्र दिवस परेड की थीम इस बार, यानी जो 26 जनवरी 2025 है, उसकी इस बार थीम है स्वर्णिम भारत विरासत और विकास। स्वर्णिम भारत विरासत और विकास ये थीम होगी, जिसमें 15 राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों के साथ 11 केंद्रीय मंत्रालयों और विभागों की झांकियां कर्तव्य पथ पर, यानी देश के इतिहास और वर्तमान और भविष्य की झलक पेश करेगी, जो 26 जनवरी से लेकर 31 जनवरी तक आयोजित होगी। यानी झांकियों का प्रदर्शन है वो 26 जनवरी से 31 जनवरी तक आयोजित किया जाएगा। आगे हम बात करें क्वेश्चन नंबर 4 की, तो 67वीं राष्ट्रीय निशानेबाजी चैंपियनशिप में 10 मीटर एयर राइफल प्रतियोगिता में किसने स्वर्ण पदक जीता है? कौन सी चैंपियनशिप के अंदर? 67वीं राष्ट्रीय चैंपियनशिप के अंदर कितनी मीटर
राइफल प्रतियोगिता के अंदर 10 मीटर एयर राइफल प्रतियोगिता के अंदर क्या जीता है? स्वर्ण। तो किसने जीता है? साउ तुषार माने ने। साउ तुषार माने है वो 67वीं राष्ट्रीय निशानेबाजी चैंपियनशिप के अंदर 10 मीटर एयर राइफल प्रतियोगिता के अंदर गोल्ड मेडल जीता है। सॉल्यूशन देखें तो 67वीं राष्ट्रीय निशानेबाजी चैंपियनशिप साउ तुषार माने ने श्रीकांत को करीबी मुकाबले से हराकर एयर राइफल में स्वर्ण पदक जीता है। 67वीं जो राष्ट्रीय निशानेबाजी चैंपियनशिप है 2024, उसका आयोजन भोपाल के अंदर 15 से 31 दिसंबर 2024 तक आयोजित किया जा रहा है। कहाँ आयोजन हो रहा है इसका? 67वीं राष्ट्रीय निशानेबाजी चैंपियनशिप का भोपाल मध्य प्रदेश के अंदर। कब से कब तक? 15 से 31 दिसंबर 2024 तक। आगे हम बात करें क्वेश्चन नंबर 5 की। प्रतिवर्ष किस तारीख को भारत में गुड गवर्नेंस या सुशासन दिवस मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 25 दिसंबर को। 25 दिसंबर को सुशासन दिवस अटल बिहारी जो वाजपेयी है, अटल बिहारी वाजपेयी भारत के प्रधानमंत्री, उनकी जन्म या जयंती के उपलक्ष्य में, जो उनकी जयंती है उन जयंती के उपलक्ष्य में ये मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 25 दिसंबर को मनाया जाता है। इसी दिन तुलसी दिवस, क्रिसमस डे, और महाराजा सूरजमल जयंती, महाराजा सूरजमल जयंती यह भी मनाई जाती है। तो सुशासन दिवस या गुड गवर्नेंस दिवस कब मनाया जाता है? 25 दिसंबर को मनाया जाता है। सुशासन दिवस भारत में प्रतिवर्ष पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की जयंती पर 25 दिसंबर को दिन मनाया जाता है। सरकार में जवाबदेही के भारतीय लोगों के बीच जागरूकता को बढ़ावा देकर प्रधानमंत्री वाजपेयी को सम्मानित करने के लिए 2014 को सुशासन दिवस की स्थापना की गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा इसकी स्थापना की गई। आगे हम बात करें क्वेश्चन नंबर 6 की। तो किसने 30 दिसंबर को स्पेड एक्स मिशन लॉन्च किया जाएगा, या किसके द्वारा 30 दिसंबर को स्पेड एक्स मिशन का लॉन्च किया जाएगा? तो ये इसरो के द्वारा लॉन्च किया जाएगा। प्यारे दोस्तों, 30 दिसंबर को इसरो एक नया अभियान लॉन्च करेगा जिसका नाम है स्पेड एक्स मिशन। जो स्पेड एक्स मिशन है वो किसके द्वारा? इसरो के द्वारा लॉन्च होगा। कहाँ होगा? श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से। कब होगा? 30 दिसंबर को ये लॉन्च होगा। इस मिशन के तहत 2 छोटे अंतरिक्ष यान PSLV C60 रॉकेट के साथ प्रक्षेपित किए जाएंगे, और इस मिशन का उद्देश्य होगा अंतरिक्ष में अंतरिक्ष यान को डॉक यानी जोड़ना और अनडॉक यानी उसको वापस हटाना करने की क्षमता को प्रदर्शित करना है। यानी एक अंतरिक्ष यान से दूसरे अंतरिक्ष यान के जुड़ने को क्या कहा जाता है? डॉकिंग कहा जाता है। और अंतरिक्ष में जुड़े 2 यानों को अलग करना अनडॉकिंग कहा जाता है। जैसे 2 यान है, अब इसको एक दूसरा यान है जिससे क्या कर दिया जाता है? ऐड कर दिया जाता है, जोड़ दिया जाता है। इसको डॉकिंग कहते हैं, और जब इनको अलग कर दिया जाता है तो अनडॉकिंग कहा जाता है। तो इसके लिए स्पेड एक्स मिशन लॉन्च करेगा कौन? इसरो लॉन्च करेगा, यानी इंडियन स्पेस जो एजेंसी है वो लॉन्च करेगी। आगे हम बात करें क्वेश्चन नंबर 7 की। तो हाल ही में किस राज्य को वॉल स्ट्रीट जर्नल द्वारा 2025 के लिए वैश्विक गंतव्यों में से एक के रूप में मान्यता दी है? तो ये मध्य प्रदेश को दी गई है। यानी 2025 के लिए गो टू ग्लोबल डेस्टिनेशन के रूप में किस स्टेट को मान्यता दी है? वो मध्य प्रदेश को दी गई है। मध्य प्रदेश को उसकी समृद्धि और समृद्ध विरासत, वन्य जीवन, प्राकृतिक प्रकृति के बारे में वॉल स्ट्रीट जर्नल 2025 के लिए जानने योग्य वैश्विक लक्ष्यों या स्थानों में से एक के रूप में चुना गया है। वह यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट, टाइगर रिजर्व, जीवंत सांस्कृतिक आकर्षणों के विविध अनुभवों प्रदान करता है, और खास आकर्षणों में खजुराहो, पन्ना, बांधवगढ़ इसमें शामिल है। 2025 के लिए ग्लोबल टू ग्लोबल डेस्टिनेशन
में से एक के रूप में मान्यता प्राप्त हुई है। किसको? मध्य प्रदेश को। किसके द्वारा दी गई है? वॉल स्ट्रीट जर्नल, जो अमेरिका की है, उसके द्वारा दी गई है कि बहुत अच्छा स्थान है घूमने के लिए और जाने के लिए। आगे हम बात करें क्वेश्चन नंबर 8 की, तो हाल ही में निशान और होंडा के विलय की घोषणा की है, जिसमें किस वर्ष तक इसको पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है? 2026 तक। 2026 तक निशान और होंडा है, जो जापान की कंपनीज है, उनका विलय हो जाएगा। निशान और होंडा के विलय की घोषणा की गई है, इससे 2026 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। निशान और होंडा ने मर्जर के लिए मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग यानी MOU पर क्या किया? हस्ताक्षर किए हैं। इस मर्जर के बाद दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी ऑटो कंपनी बन जाएगी। कौन सी? ये जो होंडा और निशान दोनों मिलकर एक नया नाम इनका जनरेट होगा, जो बाद में 2026 के बाद में जारी होगा। दोनों कंपनियां एक जॉइंट होल्डिंग कंपनी बनाएगी। दोनों कंपनियां मिलकर एक जॉइंट होल्डिंग कंपनी बनाएगी। इस कंपनी का अध्यक्ष होंडा चुनता रहेगा। नई कंपनी अगस्त 2026 तक टोक्यो स्टॉक एक्सचेंज की प्राइम मार्केट्स पर लिस्ट हो जाएगी। इस मर्जर का मकसद क्या है? निशान को मौजूदा संकट से निकालना। अभी जो निशान ऑटोमोबाइल कंपनी है वो बहुत ही घाटे में चल रही है, क्योंकि उसकी जो मार्केट के अंदर जो ऑटोमोबाइल्स है यानी जो कारें वगैरह है, उसकी डिमांड बहुत कम है। सो दैट उसको इस क्राइसिस से निकालना और उसकी सेल को यानी दुनिया के अंदर जो फैलाना, सेल के हिसाब से दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी ऑटो कंपनी बनना, इसका मेन टारगेट है। आगे हम बात करें क्वेश्चन नंबर 9 की, तो हाल ही में रक्षा मंत्रालय द्वारा किसके समग्र क्षमता विकास पर विचार करने के लिए एक समिति गठित की गई है? तो रक्षा मंत्रालय के द्वारा भारतीय वायुसेना समग्र क्षमता विकास पर विचार करने के लिए एक समिति गठित की गई है। किसकी अध्यक्षता में? रक्षा सचिव है जो राजेश कुमार सिंह, उनके अध्यक्षता में। सॉल्यूशन देखें तो चीन पाकिस्तान की बढ़ती हवाई शक्ति और भारतीय वायुसेना के सामने लड़ाकू विमानों की कमी, भारतीय वायुसेना के सामने लड़ाकू विमानों की कमी के बीच रक्षा मंत्रालय ने स्वदेशी डिजाइन और विकास और अधिग्रहण परियोजनाओं के माध्यम से सेवा की समग्र क्षमता विकास को देखने के लिए रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह के तहत एक उच्च स्तरीय समिति का क्या किया है? गठन किया है। जो समिति जो लड़ाकू विमान वगैरह है उसके खरीदने या जो एयरफोर्स के सामने जो प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही है उसको दूर करने का कार्य करेगी। आगे हम बात करें क्वेश्चन नंबर 10 की, तो हाल ही में केंद्र सरकार ने किस राज्य में 47 इथेनॉल परियोजनाओं को ऋण सब्सिडी के लिए मंजूरी दी है? तो ये बिहार के अंदर दी गई है। केंद्र ने बिहार में जो 47 इथेनॉल परियोजनाओं हैं उनको ऋण सब्सिडी के लिए क्या दी है? मंजूरी दी है। बिहार में अभी 22 इथेनॉल परियोजनाएं चल रही है और जो बाकी है नई स्थापित की जाएगी, और टोटल कितनी हो जाएगी? 47। 18 दिसंबर सरकार ने बुधवार को लोकसभा में बताया कि बिहार की कुल 47 परियोजनाओं को नई डिस्टिलरी स्थापित करने और मौजूदा जो डिस्टिलरी है, जो 22 डिस्टिलरी है जो गन्ना से रिलेटेड है, मौजूदा जो डिस्टिलरी है उनका विस्तार करने के लिए बैंक ऋण पर ब्याज सब्सिडी के वास्ते सैद्धांतिक मंजूरी जारी की गई है। इस प्रकार दोस्तों हमने 10 क्वेश्चंस की चर्चा की। बड़े ही शानदार क्वेश्चन थे और बड़े ही अच्छे क्वेश्चन थे, जो आने वाले IAS RS और अदर जो एग्ज़ाम है उनमें आपको देखने को मिलेंगे। दोस्तों हम फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक जय हिंद, जय भारत मेरे प्रिय साथियों।